हाय स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। हमने कल परसेंटेज की सीरीज शुरुआत की थी, उसी सीरीज के क्रम को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं कल का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे कमेंट भी मिले थे हमको। आज हम देखते हैं उसके आगे का पार्ट, दूसरा ये सीरीज है, इसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी है और चलते हैं इसको करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 22.2/9% खर्च करता है और प्रति मास 6300 रुपया बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास बताइए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो चाहे जितना भी कमाता हो उसका 22.2/9% खर्च कर देता है। तो अगर सिंपल यहाँ पे परसेंटेज देता तो हम 100 में से घटा लेते, मालूम हो जाता है डायरेक्ट कि कितना बचाता है, कितना करता है खर्च। लेकिन ये थोड़ा सा मिश्र भिन्न में दे दिया है, इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे, अभी करते हैं। और वो बताता है कि प्रति मास 6300 रुपया बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास बताइए। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। वही परसेंटेज को पहले हम लोग भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट याद है कि 22/2/9% का भिन्नात्मक रूप कितना होता है, तो हम लोग इसको आसानी से करेंगे। अगर नहीं मालूम है तो इसको हम लोग देखेंगे निकाल के। 22×9 198, 198 दो 200/900, 200/900, 2 0 कैंसिल, भिन्नात्मक रूप आया 2/9। अब हम इसी के सहारे क्वेश्चन को हल करेंगे। 9 को हम लोग मान लेंगे कि उसका वास्तविक इनकम है। अगर 9 रुपया उसका वास्तविक इनकम है, वास्तविक आय 9 रुपया है, तो ऊपर वाला हमारा खर्च होता है, क्योंकि जो ये 22.2/9% दिया वो खर्च दिया। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो 9/2 आया, कहीं ना कहीं 2 रुपया, ये 9 रुपया का ही 22.2/9% है। यानी कि अगर हम 9 का 22.2/9% निकालेंगे तो 2 रुपया आएगा। तो अगर वास्तविक उसकी अगर 9 होती है तो उसका जो खर्च होगा 2 रुपया होगा, फिर बचत कितना हो जाएगा 7 रुपया। लेकिन हमें कह क्या रहा है कि यहाँ पे जो उसकी बचत है वो 6300 रुपये के बराबर है। बचत कौन सी थी, 7 रुपया, तो ये बचत हो गया 7 रुपया। बचत ना होकर कितना हुआ है 6300। हमको चेक करना है कि कितना गुना अधिक बचत किया है। कितना गुना किया है, 7 9 63, 900 गुना अधिक बचत कर रहा है। यानी कि उसकी इनकम भी 900 गुना अधिक होगी, खर्च भी 900 गुना अधिक होगा, तब जाके बचत हमारा फिर 6300 आ जाएगा। तो इसी में हम लोग उसके जो वास्तविक आय माने थे 9, उसी में हम लोग 900 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9 गुणे 900, यानी कि 8100। 8100 उसकी वास्तविक इनकम हो जाएगी। अब देखिए बचत व्यय पूछ रहा है कि व्यय कितना किया है। ये तो हमारी इनकम हो गई, ये उसका प्रतिमाह बचत हो गया। अब उसका व्यय के लिए, व्यय जो हुआ था 2, उस व्यय को भी हम 900 गुना करेंगे, तो व्यय हमारा हो गया 900, यानी कि 1800 रुपये वह प्रति मास व्यय करता है। अब देखिए हम लोग समझेंगे, अगर 8100 का 22.2/9% निकालते हैं तो ये 1800 फिक्स है कि आएगा। अब 8100 में से 1800 घटा देते हैं तो उसका बचत भी 6300 आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग परसेंटेज को भिन्न में बदले और भिन्न में बदल के सवाल को बड़ी आसानी से कर दिए। एक बार और समझते हैं। भिन्न को अगर हम बदलते हैं तो 2/9 आता है। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो ऊपर वाला 2 होता है, कहीं ना कहीं 9 का ही 22.2/9% होगा। अब यहाँ से हम लोग जान चुके हैं, तो हम लोग नीचे वाले को हमेशा वास्तविक आय मान लेते हैं। वास्तविक आय 9 है, खर्च 2 किया है, तो बचत कितना करेगा 7 का। लेकिन ये दे रहा है कि बचत 7 का न करके 6300 का करता है। 6300 का मतलब हुआ कि ये 7 का 900 गुना बचत कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब बचत 900 गुना ज्यादा किया है तो खर्च भी 900 गुना ज्यादा करेगा और इनकम भी 900 गुना ज्यादा करेगा। बस, लेकिन यहाँ पे हम बस व्यय पूछ रहा है, तो चाहे तो हम बस व्यय में भी 900 से गुणा करके हल कर सकते थे, लेकिन समझने के लिए हमने तीनों में 900 से गुणा करके समझा दिया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। यानी कि एक रवि है और एक सूर्य है। कह रहे रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। हमें पता नहीं अभी कितना है इनका उम्र,
लेकिन ये बताया है कि जो रवि होगा सूर्य से 12 साल छोटा होगा। रवि की आयु उनके और सूर्य के आयु के वेग का 37.5% है। कह रहे जो रवि है वो सूर्य की आयु और रवि की आयु को जोड़ दिया जाए तो उसका 37.5% रवि की आयु है। देखिए आप परसेंटेज को हम लोग पहले फिर भिन्न में बदल के कोशिश करते हैं हल करने के लिए, इसको भी मिटाते हैं। देखिए 37.5% को हम भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 37 गुना के 74, 74 एक 75, 75 बटा 200, 75 बटा 200 हल करेंगे कितना आ जाएगा, 25 दिया 75, 25 बटे 200, 3 बटा 8। और बस हमें इतने में ही इसका अर्थ समझ लेना है। इतने में अगर अर्थ समझ लेते हैं तो इससे बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखिए 8 क्या आया, जैसे हम लोग ने ऊपर माना कि वास्तविक इनकम जो थी 9 थी, वैसे ही हम मान लेंगे। अब जैसे सवाल कर रहे उसी के आधार पे चलते हैं। सवाल में कह रहे कि सूर्य का आयु और रवि की आयु दोनों का योग है नीचे वाला आयु, रवि की आयु और सूर्य का आयु दोनों का योग है 8, लेकिन जो ऊपर वाला 3 आ रहा है वो कह रहा है कि रवि की आयु है जो 37.5% है दोनों के आयु के वेग, आयु के वेग का योग होगा। यहाँ पे आयु के योग का गलती लिख दिए थे, आयु के योग का 37.5% है। तब बस यही समझना था कि इन दोनों का आयु हो गया, योग हो गया 8, और उसका कहीं ना कहीं अगर हम 37.5% निकालते हैं तो आएगा 3। ये हम परसेंटेज भिन्न के हिसाब से कर रहे हैं। तो देखिए अगर वास्तविक आयु उनकी 8 हो रही है दोनों को जोड़ने पे, तो कहीं ना कहीं 3 किसका उम्र है, रवि का। रवि का उम्र कितना हो जाएगा 3, और सूर्य का उम्र तब कितना हो जाएगा 5। कैसे, क्योंकि इन दोनों का आयु का योग 8 है, ये योग है, और इसी का 37.5% रवि का उम्र है। तो रवि और सूर्य का जो उम्र होगा 3 और 5 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कहते हैं, कह रहे हैं कि रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो रवि सूर्य से कितना साल छोटा आ रहा है, मात्र रवि 2 साल। कितना आ रहा है, 2 साल छोटा आ रहा है। यानी कि जब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं 12 साल छोटा है तो इसको हम लोग 12 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर 12 बनाते हैं तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 गुणे 6, तो ये बन गया 12। अब देखिए जब हम इस अंतर को 6 गुना किए तो इसके उम्र का भी 6 गुना करेंगे और इसके उम्र का भी 6 गुना करेंगे, तो रवि की अगर उम्र देखें तो कितना हो जाएगा 18, और सूर्य की उम्र देखें तो ये भी 6 गुना हो जाएगा तो 30। और ध्यान देना है ये सभी के सभी वर्तमान आयु है, क्योंकि जो शुरू में लिखा है रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, तो ये उनके वर्तमान आयु की बात हो रही है कि अगर रवि 30 साल का होगा तो ये 12 साल छोटा है तो ये 18 साल का होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, तो 9 साल बाद सूर्य की उम्र क्या होगी ये बताना है। सूर्य कौन है, ये 30, वर्तमान उम्र उसकी 30 निकल के आई है। इसको हमें बताना है 9 साल बाद कितनी होगी, कोई भी बता देगा। ये जब वर्तमान में 30 साल है तो 9 साल बाद क्या हो जाएगी 39 या 39। तो 9 साल बाद सूर्य की उम्र, 9 साल बाद सूर्य की उम्र या उम्र हो गया 30 प्लस 9 बराबर 39 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो गया, एक बार और समझते हैं। रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि की आयु, यही पे पॉइंट है समझने वाला। रवि की आयु उनके और सूर्य के आयु के योग का 37.5% है। मतलब जो रवि की आयु वर्तमान में होगी उनका आयु और जो एक और सूर्य है उनका आयु, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका 37.5% होगा। तो ये हमने किया है काम, यहाँ पे 37.5% को पहले भिन्नात्मक रूप में बदल दिया है तो 3/8 आया है। हम लोग कल से ही पढ़ रहे हैं कि नीचे वाली संख्या का कहीं ना कहीं अगर 37.5% निकालते हैं तो 3 आएगा, तो हम नीचे वाले को मान लेंगे कि दोनों का योग है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं अगर दोनों का योग 8 है तो रवि की उम्र कितनी हो जाएगी 3, और सूर्य की उम्र कितना हो जाएगा 5 साल। लेकिन हम अगर अपने परसेंटेज पे हल किए हैं तो देख रहे हैं इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, मात्र 2 साल का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर कितने का है 12 साल का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 में 6 से मल्टीप्लाई करके 12 बनाने की कोशिश करेंगे। जब 12 इसको बना दिए तो सब कोई को 6 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 5 का 30 हो जाएगा, ये 3 छक 18 हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि 9 साल बाद सूर्य की उम्र बताना है, तो 9 साल बाद सूर्य की उम्र कितनी हो जाएगी, फिलहाल में 30 है तो 9 साल बाद 39। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए और इस्तेमाल में कितने परसेंट की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी न हो। क्वेश्चन समझिए, बस इसमें दाम बढ़ाना है। अब हम फिक्स पैसा लेकर जाएंगे, चाहे 100 रुपये बाजार में लेकर जाए चाहे 50 रुपये। चीनी का दाम भले ही बढ़ जाए, सॉरी चाय का दाम भले ही बढ़ जाए, लेकिन सामान हमें उतने में ही खरीदना है, उतने ही पैसे में। देखिए क्या करेंगे, 20% को हम पहले बदलते हैं भिन्न के रूप में। 20% का अगर हम भिन्नात्मक रूप करेंगे तो आएगा 20/100 या 1/5। अब हम बोले हैं पहले ही कि नीचे वाली संख्या को मूल संख्या मान लेते हैं, या मूल, अब यहाँ पे दाम की बात हो रही तो मूल दाम 5 रुपये मान लेते हैं। ठीक, तो मूल दाम अगर हमारा 5 रुपया था, अगर 20% दाम बढ़ गया है, तो हम पहले ही जानते हैं कि 5 का अगर हम 20% निकालते हैं तो सदैव 1 आएगा। तो 5 में अगर 1 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 6 रुपया। मतलब 5 का सामान अब 6 रुपये में मिलने लगा। अब देखिए, अब हमें पैसा तो फिक्स मिला है, अब हमें यहाँ पे करते क्या है, पैसा अब कितना मानेंगे अपने से, अपने मन से हम कितना पैसा मानेंगे। तो पैसा माना जाता है इन दोनों का लगभग एलसीएम। एलसीएम मान सकते हैं, तो अगर 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो 30 रुपया मिला। अब हम मान लेते हैं कि बाजार हम 30 रुपये लेके गए हैं, तो 5 रुपया पहले था, तो 30 रुपये में कितना केजी सामान खरीदेंगे, 6 केजी खरीदेंगे, तो हमारा 30 रुपया आ जाएगा। अब 6 रुपया हो गया सामान, तो कितना खरीदेंगे, 5 केजी, तो ये कितना हो जाएगा, 30 केजी। अगर आप लसा लेके समझते हैं तो लसा लेके सही है, वरना यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जो वस्तु का दाम होता है और ये सामान का जो व्यय होता है, इन दोनों का उल्टा कर दिया जाता है। अगर पहले सामान 5 रुपया था, अब 6 रुपये हो गया, तो पहले अगर हम 6 किलो खरीदते होंगे तब 5 किलो खरीदेंगे, इसी का उल्टा कर दिया जाता है। या आप चाहें तो लसा भी ले सकते हैं, लसा लेंगे तो 30 रुपये मान के चलेंगे कि हम बाजार लेके गए थे, 30 का 60 भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, बस ये मान में थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, लेकिन आंसर आपका सही निकल जाएगा। तो छोटा करने के लिए हम लोग छोटा वैल्यू लेते हैं, तो हम लोग 30 मान लिए थे, या 5 का 6 और 6 का 5 बना दिए थे। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस्तेमाल में कितने परसेंट की कमी की जाए। देखिए इस्तेमाल में हम कितने परसेंट की कमी कर रहे हैं, इससे पहले हम ये देख ले कि दाम में वजन में कितने की कमी हो रही है। तो वजन में हमारा कमी कितने का, देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने परसेंट की हमें सामान में कमी की गई है, कितने परसेंट की कटौती हमें करना पड़ा है वजन में। देखिए पहले 6 केजी लेते थे, अब 5 केजी लेने लगे, तो कितने की कटौती की हम, 1 केजी की। अब हम जानते हैं तुलना में से किससे किया जाता है, जो वास्तविक वजन था शुरू में उससे। तो वास्तविक वजन पहले कितना था, 6। अब परसेंटेज में पूछ रहे हैं आंसर, तो 100 से गुणा। अब ये हो जाएगा 2 से 50 और ये 2 तिया 6, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3 से 16 बार में जाएगा, 2 शेष बचेगा, यानी कि 16 सही 2/3% की कमी करने पड़ा, किसमें, वजन में। यानी कि हमें वजन में 16 सही 2/3% की कमी करेंगे तो हमारे व्यय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। एक बार और समझते हैं, देखिए 20% का हम लोग भिन्नात्मक रूप बदले, 1/5 आया, और हम बता दिए पहले ही कि 5 का 20% सदैव 1 होगा। यानी कि अगर पहले सामान 5 रुपया था तो अब कितने का हो जाएगा, 6 रुपये का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोले हैं कि एक निश्चित राशि मान ली जाती है, उसको हम लोग एलसीएम के माध्यम से मान सकते हैं, या इसी का उल्टा किया जाता है। 5 था, 6 है, तो 6 से यहाँ पे 6 आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा व्यय बराबर आ जाएगा। यहाँ से क्या सीखते हैं कि अगर 5 रुपया था सामान तो 6 केजी लिए तो 30 रुपया हुआ। अब 6 रुपया हो गया तो हम 5 केजी लेंगे और दाम कितना हो जाएगा, 30 रुपया। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी हो गई है सामान में। तो पहले सामान 6 केजी था, अब मिलने लगा 5 केजी, एक की कमी हो गई, और सामान पहले कितना था, 6 केजी था। अब गुणा कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से, तो हमारे आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु के भाव में 33 सही 1/3% की कमी हो जाए तथा दैनिक बिक्री में 12 सही 1/2% की वृद्धि हो जाए, तो दैनिक बिक्री में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। क्वेश्चन सेम वैसा ही है, थोड़ा सा पैटर्न बदला है। हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि आज का लेवल थोड़ा सा बढ़ता रहेगा। तो देखिए किस वस्तु के भाव में 33 से 1/3% की कमी हो गई, हम इसको भिन्न के रूप में पहले बदलेंगे। भिन्न में बदलने में कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% का मतलब होता है 33 या 99 100, 100/300, यानी कि 1/3। जैसे करो वैसे करेंगे।
हम इसको पहले ही जान चुके हैं, नीचे वाले को वास्तविक संख्या मान लेते हैं। अगर पहले 3 रुपया भाव था तो अब 1% की कमी हो, 33 से 1/3% की कमी हुई है, यानी कि ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि 3 का 33 से 1/3% भी हमेशा 1 होता है और इतने परसेंट की कमी हुई है। तो अगर पहले सामान 3 रुपये का मिलता होगा तो अब सामान कितने का मिलेगा, 2 रुपये का मिलेगा, क्योंकि 1% कमी हो गई है। लेकिन आगे कह रहा है कि दैनिक बिक्री में 12 से 1/2% की वृद्धि हो गई है। कह रहा है कि जितना सामान पहले बेचा जाता होगा उस समय 12.5% की वृद्धि भी हो गई है। तो ठीक इसको भी पहले भिन्न के रूप में बदलते हैं। 12 से 1/2% का मतलब 12 दूना के 24 है, 25/200। 25/200 का मतलब 1/8। अब 1/8 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी हम 8 को वास्तविक खपत मान लेंगे और ये जो ऊपर 1 आया है उसको क्या मान लेंगे, बढ़ोतरी मान लेंगे। देखिए पहले अगर 8 का खपत होता था तो अब कितने का होने लगा, 9 का होने लगा। क्यों खपत होने बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से भाव में कमी आ गई है। भाव में कमी होगा तो वास्तविक रूप से सामान थोड़ा हम ज्यादा खरीदेंगे। तो देखिए 3 था पहले, बाद में सामान 2 रुपये मिलने लगा। पहले हम 8 केजी खरीदते थे, अब 9 केजी खरीदेंगे। तो बताइए कितना बिक्री में अंतर आया। बिक्री में अंतर देखना है। देखिए पहले 3 रुपये सामान था तो हम 8 पीस खरीदे, कितना हो गया, 24 सामान खरीदते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि 2 रुपये जब हो गया तो हम 9 ही सामान खरीदे, तो कितना हुआ, 18 हुआ। तो हमें कुछ ना कुछ तो सामान में अंतर दिखा। सामान में अंतर कितने का दिखा, ये दिखा कि अगर हम पहले 24 सामान खरीदते थे तो कितना खरीदना पड़ रहा है, 18। तो हमें बस वही परसेंटेज में उसका अंतर बता देना है कि कितने की अंतर हो रही है इसमें। देखिए यहाँ पे अब हम ध्यान से देख रहे हैं तब कितने का अंतर हो रहा है, 6 का। 6 का अंतर हो गया, कितने का हो रहा है, पहले 24 ले रहे थे ना, अब 18 लेने लगे, यानी कि 6 की कमी किस पे हो गई है, 24 पे। तो 6/24 गुणे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब इसको हल करते हैं, 2 तिया 6 और ये 2 से 12, 3 चौके 12, 4 से 25, यानी कि 25% का अंतर आ जाएगा उसके दैनिक बिक्री में कहे या भाव में कहे, जो कुछ भी समझे या सामान पे समझे, मतलब कि इतने परसेंट की कमी हो जाएगी। आशा करते हैं चौथा क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझने की कोशिश करेंगे, हल बहुत छोटा है। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 15 यात्रियों से भरा है और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा हुआ है। जैसे भी लॉकडाउन में ट्रेन में जितनी भी सीटें हो, पैसेंजर उससे कम बैठाए जा रहे हैं। वही कंडीशन यहाँ पे कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने सीट हैं, लेकिन एक डिब्बा में मात्र 15 यात्री भरे हैं, जो अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करें कि ट्रेन में कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 33 से 1/3% सीट हमेशा खाली रहती है। देखिए परसेंटेज पे करेंगे इसको भी। 71 सही 3/7% का मतलब होगा 71 सही 3/7% का मतलब होगा 7 एकम 7, 7 7 49, यानी कि 500/700, 500/700, 5/7। कह रहे हैं कि अगर 7 यात्रियों का सीट होगा तो उसमें मात्र 5 यात्री जा रहे हैं। 7 मतलब कि 5 यात्री जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ना ट्रेन में कितने यात्री जा रहे हैं, 15, यानी कि इसका 3 गुना यात्री जा रहे हैं। तो ट्रेन में अगर 7 सीटें थी तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 गुणे 3, यानी कि 21 व्यक्ति का सीट था और मात्र 15 आदमी जा रहे हैं। अब शुरू में बोला है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे जितने डिब्बे में सीट है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डिब्बे में कितनी सीटें हैं, 21, यानी कि जो डिब्बों की संख्या होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 21। तो कुल डिब्बों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल डिब्बों की संख्या हो जाएगी 21 गुणे 21, यानी कि 441। यहां तक समझ में आया होगा। कह रहा है कि 5/7 का मतलब हुआ कि 5 पैसेंजर बैठे हैं अगर 7 सीट होती है, लेकिन कह रहा है कि 5 पैसेंजर नहीं बैठे हैं, 15 पैसेंजर बैठे हैं, यानी कि 3 गुना बैठे हैं। तो 5 दिया 15, तो बोगी में सीट की संख्या कितनी हो जाएगी, 21। अब कह रहे हैं कि जितनी सीटें हैं उतने ही बोगी है या डिब्बे हैं,
तो हम डिब्बों की संख्या निकालेंगे 21 गुणे 21 यानी कि 441। आगे कह रहा है कि अगर हमेशा ट्रेन में 33/30% सीट खाली रखी जाए तो कितने यात्री जाएंगे। देखिए 33/3 का मतलब क्या हुआ, 33 × 99 100, 100/300 यानी कि 1/3, यानी कि अगर बोगी में कुल 3 सीट होंगी तो पैसेंजर हमेशा 2 जाएंगे। 2 क्यों जाएंगे, हमने एक इसमें से घटाया है क्योंकि हमेशा खाली रखना है। तो नीचे वाली ओरिजिनल नंबर होती है और ऊपर वाली वह संख्या आती है जो प्रश्न में कहता है। तो खाली रखना है यानी कि 33 सही, तो यदि 3 का 33 से 1/3% निकालते हैं तो 1 आएगा और उसको हमें खाली रखना है। तो 1 खाली रखेंगे तो 2 ही तो भर के जाएगी, 2 भर के जाएगी। लेकिन अब कह रहा है कि हमें बोगी में मान लीजिए कुल हम 3 सीट माने हैं तब 2 सीट भर के जा रही है, लेकिन हमारे पास बोगी में कुल कितनी सीटें हैं 441। अब हम पूरे बोगी की बात कर रहे हैं तो 3 सीटें हैं तो 2 जा रही हैं और कुल 441 सीटें तो कितनी जाएंगी। देखिए देखते हैं कि 3 का ये कितना गुना सीट है। तो 3 का कितना गुना सीट है, ये हमारे हिसाब से 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 सते 21, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 सते 21, यानी कि 3 सते 21 के 1 और 3 चौके 12, 2 14 और 3 एकम 3 1 4, सही आ रहा है। 147 गुना सीट है। ठीक, अब आगे देखिए 147 गुना सीट है, लेकिन हमको ले जाना है कितना 2 व्यक्ति, यानी 2 का 147 गुना। तो 2 का अगर हम 147 गुना ले जाते हैं तो कितने पैसेंजर जाएंगे, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 14 दूनी का 28 है 29, 294 आया समझ में। यानी कि अगर 441 सीटें हैं तो 294 व्यक्ति उसमें बैठेंगे। अगर हम इसका हल चेक करेंगे तो 441 का अगर 33 से 1/3% निकालेंगे तो 294 पैसेंजर आ जाएंगे। आशा करते हैं क्वेश्चन बड़ा जरूर था लेकिन हल बहुत छोटा था, समझ में भी आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन कह रहा है यदि गांव की जनसंख्या में पहले 12 सही 1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत तक 33 सही 1/3 की वृद्धि हो जाए तो 2 साल बाद अगर गांव की जनसंख्या 2700 हो जाती है तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। देखिए हम इसको भी उसी मेथड से करेंगे। शुरू में जो पहले साल में वृद्धि कितने की हो रही है 12 से 1/2%। 12 से 1/2% को क्या लिखेंगे हम लोग, 12 से 1/2% यानी कि 12 दूना के 24, 25/200। 25/200 का मतलब हो गया 25/200, 1/8। कहने का मतलब अगर पहली साल जनसंख्या शुरू में 8 होगी तो पहले साल के अंत तक बढ़ के 1 बढ़ेगा ना, ऊपर वाली संख्या बढ़ती है क्योंकि सवाल में वृद्धि की बात हुई है, नीचे वाली ओरिजिनल मानते हैं। तो 8 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है फिर दूसरे साल के अंत में, यानी कि दूसरे साल का अंत कहने का मतलब कि जहाँ पहले साल का अंत हो गया है उसके आगे फिर 33% की वृद्धि हो जाती है अगली साल। तो दूसरे साल का अंत हमारे कितने को, पहले साल का अंत कितने को हुआ 9 पे, अब दूसरे साल में कह रहे हैं कि 33% की वृद्धि होती है, 33 से 1/3% की। उसको भिन्न में बदलते हैं, 33 सही 1/3% का मतलब हुआ 33 या 99, 100/300 यानी कि 1/3, यानी कि दूसरे साल के शुरू में जनसंख्या 3 होगी तो अंतिम तक 4 हो जाएगी। कहने का मतलब कि अगर ये पहले साल का था तो दूसरे साल में क्या होगा कि 3 से बढ़ के हमारी संख्या 4 हो जाएगी। बस थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है, पहले साल में हमारी जनसंख्या जब 8 से 9 हो गई है तो दूसरे साल में हमारी जनसंख्या घट नहीं जाएगी, यानी कि इसको भी 3 से 9 बनाएंगे। तो 3 से 9 बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो ये दूसरे साल के शुरू में 9 हो जाएगी, क्योंकि हमारा पहले साल के अंत में 9 हो गया था तो दूसरे साल के शुरू में अब हम 3 नहीं छोड़ेंगे, इसको भी 9 बनाएंगे। जब इसको 9 बना देंगे तो इसका भी मान हमें उतना गुना बढ़ाना होगा। तो इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। अब देखिए अब सही लग रहा है। अगर पहले साल जनसंख्या 8 से 9 हुई है तो दूसरे साल जनसंख्या 9 से क्या हो गई है 12 हो गई है। अब 2 साल के अंत में हम देखते हैं कि जनसंख्या कुल 8 से कितनी हो गई है 12 हो गई है। 2 साल बाद 2 साल बाद जनसंख्या 8 से हमारी क्या हो गई है 12 हो गई है।
लेकिन प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जनसंख्या 12 न होकर कितनी हो गई है, 2700 हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा 2700 होगा वो 1200 के बराबर होगा। 2700 जो होगा हमारा 1200 के बराबर होगा। तो अगर हमें बतानी है गांव की वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी थी, 8, और बाद में हुई है 12, यानी कि जो सॉरी यहाँ को गलती लिख दी है, 27 नहीं 12 होगा। 12 जो हमारा होगा वो 2700 के बराबर होगा। 12 जो होगा हमारा 2700 के बराबर होगा। अब हम इसको हल करते हैं तो 8 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक रेशियो का मान निकालेंगे। ये जो 12 रेशियो का मान है वो 2700 के बराबर है। एक रेशियो का मान निकालेंगे, 8 से गुणा करेंगे। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, 2700 भागा 12 और गुणे 8। हल करते हैं, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 तिया 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 3 से इसको कटाएंगे, 3 नवा 27, 900 हो गया। और 900 में 200 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18 पर 00, यानी कि जो गांव की वर्तमान जनसंख्या होगी कितनी होगी, 1800। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीका से कर सकते हैं। पहले एक बार इसको एक बार और समझते हैं। पहली बार जनसंख्या 12.5% की वृद्धि हुई है, यानी कि अगर 8 जनसंख्या होगी तो बाद में 9 हो जाएगी। ठीक, बाद में कह रहा है कि जो दूसरे साल में वृद्धि हो रही है वो 33% की हो रही है, यानी कि 100/300, यानी कि 1/3। तो 3 से जनसंख्या हमारी कितनी हो गई होगी, 4। लेकिन हम यहाँ पे बस यही बात ध्यान देंगे कि अगर हमारी जनसंख्या शुरू में ही 8 से 9 हो गई है तो अब दूसरी साल के शुरुआत में हम 3 नहीं मानेंगे, इसको भी 9 बनाएंगे, क्योंकि इसके पहले 3 से 9 मतलब 9 थी जनसंख्या, 3 दे दिया था, इसको 9 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिए। फिर अब 3 से 4 हुई थी तो 9 से कितना हो जाती, 9 से 12 हो जाती। बस अब हम यही तक करना था, समझना था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी वर्तमान में जनसंख्या 8 थी, 2 साल बाद फाइनली कितनी हो गई है, 12 हो गई है। तो बस 8 से 12 हुई है फाइनली, लेकिन ये कह रहा है कि अंत में यह फाइनली 2700 जनसंख्या हो जाती है। तो 12 को हम क्या करेंगे, 2700 के बराबर दिखाएंगे और एक रेशियो का मान निकालेंगे। एक रेशियो का मान अगर हम निकालते हैं तो 2700/12 आएगा, और शुरुआती में हमारा जनसंख्या कितनी थी, 8 रेशियो के बराबर थी, तो 8 से गुणा कर देंगे। हल करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1800, यानी कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 1800 है, और 2 साल बाद हो जाएगी 2700। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करेंगे, वो भी क्वेश्चन सही है, आसान है वो भी मेथड। आइए देखते हैं उसको। आप देखिए, उसमें करना कुछ नहीं है, उसमें करना ये है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। ये पहली साल की जनसंख्या और ये दूसरी साल की जनसंख्या। पहले साल में वृद्धि कितने को हुई थी, 12.5% की, और अब भिन्न में बदल के देखे थे तो कितना आया था, 8 से 9 हुई थी, यानी कि पहले साल में 8 से कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी। दूसरे साल में जनसंख्या कितनी हमारी हो गई थी, 3 से 4 हो गई थी। 33 से 1/3% की वृद्धि हुई थी, तो 3 से 4 हो गई थी। बस हम इसको लिख देंगे 3 से 4। ध्यान देना, इसमें ये होता है कि अगर ये जो वर्तमान जनसंख्या है इधर वाला, ये वर्तमान मान लिया जाता है। गुणा करने के बाद जो भी आएगा आंसर उसको वर्तमान जनसंख्या माना जाता है, और इधर इसको बोलेंगे 2 साल बाद की जनसंख्या। ये है बाद की जनसंख्या। इसका जो गुणा आएगा वो बाद की जनसंख्या आएगा। तो वर्तमान जनसंख्या 8 के 24 हो जाएगा, और बाद की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी कि शुरू में जनसंख्या 24 रही होगी तो 2 साल बाद जनसंख्या 36 हो जाएगी। अब इसको अगर कट रहा है तो हम कटा के देख लेंगे, 12 दूना के 24 और 12 तिया 36, यानी कि जनसंख्या हमारी 2 से क्या हो जा रही है, 3 हो जा रही है 2 साल बाद। 2 साल बाद हमारी जनसंख्या 2 से 3 हो जा रही है, लेकिन प्रश्न अनुसार 2 साल बाद हमारी जनसंख्या 3 न होकर कितनी हो जा रही है, 2700 हो जा रही है। इसलिए हम देखेंगे कि 3 जो है कितना गुना है 2700 के लिए, तो 3 गुणे देख रहे हैं 900 गुना है 2700 के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो 2 रेशियो होगा इसका मान हो जाएगा 2 गुणे 900 बराबर 1800, यानी कि शुरू की जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 1800 होगी, और बाद में चल के 2700 हो जाएगी। आज के लिए इतने ही प्रश्न काफ़ी है। क्वेश्चन थोड़े लंबे थे, ट्रिकी थे। आशा करते हैं 1-2 बार देखिएगा वीडियो, समझ में जरूर आएगा क्वेश्चन। आज के लिए इतना काफ़ी है, और जाते जाते हम वही कहेंगे
कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।